Hi friends, welcome to my channel. Friends, in the last lecture we have introduced Income Tax Act. Earlier it was Income Tax Act 1961, recently updated with Income Tax Act 2025. तो हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को फिनिश किया है। अभी हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं कि इनकम टैक्स में सेकेंडली हम क्या देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स डू स्टार्ट अवर। देखिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि इनकम टैक्स में जो अपन बोलते हैं आय जो होती है, इनकम होती है, उसको कैसे सेग्रीगेट किया गया है, वो वाला पॉइंट आज हम सीख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गेट इनटू दैट। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अभी जो एक्ट है ना, वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, उसी रेफरेंस में अभी सीखा जाएगा। This is the introductory slide. Let's get it. Income tax is a direct tax on income earned during a particular financial year. देखिए फ्रेंड्स, अभी वो फाइनेंशियल ईयर वाला सब वर्ड भी बोला जाता है, वो टैक्स ईयर बोला जाता है, वो थोड़ा चेंज हुआ है। क्लासिफिकेशन इनटू हेड्स हेल्प्स डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम एक्यूरेटली। कोई भी एक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हर एक टर्म्स को डिफाइन किया जाता है। तो ये हेड्स ऑफ इनकम को डिफाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्लियरली एक्यूरेटली उसको क्लासिफाई किया जाए एंड एंश्योर्स यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। टाइप्स ऑफ इनकम है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गिनी जाती है। देखिए 5 हेड्स, हम जो हमारे कमाने का जो जरिया है, वो जरिए को 5 विभाग में इनकम टैक्स ने डाला है। कौन कौन से 5 विभाग है? सबसे पहला है सैलरीज। अगर आदमी कोई नौकरी कर रहा है, उससे जो आय होती है उसको सैलरीज में लाया जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी जो है अपनी, मेरा कोई एक्स्ट्रा मकान है, मैंने रेंट पे चढ़ा है, जो उससे इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। अगर कोई बिजनेस और प्रोफेशन कैरी कर रहा है, कोई कैपिटल असेट वाला मैटर है, और लास्ट इज रेसिड्यूअल, मतलब बाकी जो रह गया वो सभी अदर सोर्सेज में जाएगा। एवरी टैक्सेबल इनकम इज क्लासिफाइड अंडर वन ऑफ दीज हेड्स। जो भी आवक का जरिया है, 5 में से किसी एक को डालना है, उसी हिसाब से उसका कैलकुलेशन करना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है वो हम फर्स्ट हेड सैलरीज को थोड़ा देख लेते हैं। एप्लीकेबल व्हेन एन एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट। जहां पे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर ऐसा संबंध एस्टैब्लिश हो जाता है, वहीं पे सैलरी इनकम ये गिनी जाएगी। वो एसेंशियल है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एसेंशियल है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल अलाउंसेस एंड परक्विजिट, वो सभी सैलरी वाले हेड में ही गिने जाते हैं। उसके कंपोनेंट क्या क्या है? बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंस है, बोनस है, कमीशन है। देखिए कोई नौकरी पे जा रहा है, उसे एडिशनली सैलरी के अलावा क्या क्या दिया जा सकता है? उसको बोनस मिलता है, कोई टारगेट पूरा करने पर कमीशन मिलता है, लीव एनकेशमेंट, मैंने छुट्टी थी फिर भी काम किया था, उसको लीव एनकेशमेंट बोलते हैं। पेंशन आएगा, एक टर्म के बाद मुझे पेंशन दिया जाएगा मेरे एम्प्लॉयर से, फिर एडवांस सैलरी मिलेगी, एंड वेरियस अलाउंसेस आर कंसीडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग सैलरी इनकम। एम्प्लॉयर के एंड से मुझे जो जरिए से इनकम होगी वो सैलरी में गिनी जाएगी। एंड परक्विजिट एंड बेनिफिट्स। परक्विजिट क्या है कि परक्विजिट मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, कोई भी रेंट फ्री अकोमोडेशन, मुझे अपना फ्लैट वो रहने के लिए दे रहे हैं, मेरे पास में आउट स्टेशन में जो एम्प्लॉय जाते हैं वहाँ पे उसको कोई सगवड़ता नहीं होती है रहने, वहाँ पे एम्प्लॉयर के द्वारा ये सब फैसिलिटीज दी जाती है। कंपनी कार दी जा सकती है, कंसेशनल लोन दी जाए, स्टॉक ऑप्शन दिए जाते हैं,
एंड एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड एमेनिटीज में बी टैक्सेबल एज परक्विज। जो भी चीजें कंसेशनल या तो फ्री में जो सगवड़ताएं दी जाएगी, परक्विजिट मतलब एक प्रकार की सगवड़ता, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कंसीडर करके टैक्सेबल इनकम में ऐड की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और उसमें से क्या अभी आप बोल रहे हैं कि आवक है तो खर्चा भी है, तो सैलरी इनकम मोस्टली सारी इनकम टैक्सेबल ही होती है, उसमें बहुत कम खर्चा, सबसे कम खर्चा जिसमें मिलता है बाद डिडक्शन वो सैलरी में मिलता है, वो ग्रोथ ही ज्यादातर टैक्सेबल होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स ओल्ड रीजन में मिल रहा था, एंड सर्टेन डिडक्शन परमिटेबल बाय लॉ टू रिड्यूस टैक्सेबल सैलरी इनकम। इसी में देखो ओल्ड रिजेम और न्यू रिजेम वाला भी कंसेप्ट है। अभी न्यू रिजेम ही मोस्टली कंसीडर किया जाएगा, वहीं पे सबसे ज्यादा बेनिफिट है, वहां पे खाली स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक से ज्यादा मकान है, एक मकान में मैं रह रहा हूँ, दूसरा मैंने भाड़े पे चलाया है, तो भाड़े की जो इनकम है, रेंटल प्रॉपर्टी इनकम है, वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगी। टैक्स अराइजेस फ्रॉम ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड्स अपार्टेंट देयर टू। लैंड उसके साइड में है, बिल्डिंग के साइड में उसकी रेंटल है तो ऐड की जाएगी। इट में बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम्ड लेट आउट। डीम्ड लेट आउट क्या है? देखो वो एक कंसेप्ट ऐसा है कि अगर मेरे पास 2-3 मकान है तो 2 को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकता हूँ, तीसरा डीम्ड लेट आउट, वो नहीं है फिर भी उसकी इनकम गिनी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा? हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम जो होगी उसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। उसमें ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी, जो रेंटल इनकम हुई वो ग्रोस, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस मैंने पे किए तो उसमें डिडक्शन मिलेंगे, इससे आएगी नेट एनुअल वैल्यू, लेस सेक्शन 24 डिडक्शन, दैट इज टैक्सेबल इनकम। सेक्शन 24 डिडक्शन क्या है ये भी आगे आएगा। सेक्शन 24 डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। जो भी नेट एनुअल वैल्यू आई म्यूनिसिपल टैक्सेस को बात करने के लिए के बाद, उसमें से 30% आपका खर्चे को अपफ्रंट मिलेगा कि मेरी ₹1,00,000 रेंटल इनकम हुई म्यूनिसिपल टैक्स भरने के बाद, तो 30,000 उसका खर्चा गिना जाएगा कि भाई मैं मकान भाड़े दे रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा मैंने किया है वो बाय डिफॉल्ट ही 30% मुझे बाद मिलेगा। और अगर वो मकान लेने के लिए मैंने कोई लोन ली है तो लोन का ब्याज है वो भी मुझे इसमें डिडक्शन में मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट दैट मोस्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट, कि हम अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो वी मस्ट बी इन द बिजनेस और प्रोफेशन। तो दिस इज वेरी बिग एंड वेरी एसेंशियल हेड ऑफ इनकम, दैट इज बिजनेस और प्रोफेशन। उसको हम बोलते थे पीजीबीपी। तो बिजनेस और प्रोफेशन में कौन कौन सी इनकम का समावेश होगा वो हम देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड। कोई भी प्रवृत्ति जो अपन बिजनेस कंसीडर कर सकते हैं उसको अलग अलग उसकी टर्मिनोलॉजी में डिफाइन, अपन ब्रॉडली बिजनेस ही बोलेंगे, पर बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस को क्या बोलते हैं? जो लोग कंसल्टेंसी में है, सर्विस सेक्टर में है, उसको प्रोफेशन बोलते हो, और जो लोग अदर देन सर्विस सेक्टर है वो सब बिजनेस, उसके अलग अलग नाम है, ट्रेड बोले, कॉमर्स बोले, मैन्युफैक्चरिंग बोले, ये सब सर्विसेज वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, उसका क्या होगा कंप्यूटेशन? तो ग्रोस रिसीट होगी माइनस अलाउएबल एक्सपेंसेस सच एज रेंट, सैलरीज, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जहाँ पे हम बिजनेस कैरी कर रहे हैं वहाँ पे खर्चे जो अलाउएबल परमिसेबल खर्चे होंगे वो सभी उसमें से बाद मिलेंगे। मैंने प्रोफेशनल इनकम है तो प्रोफेशनल इनकम में से मैंने जो जो खर्चे किए,
जैसे कि ऑफिस का मैंने रेंट दिया है, अपनी स्टाफ की सैलरी की है, कोई रिपेयर्स करवाया, कोई मेरी मशीन, मेरे कंप्यूटर्स ने, वो सब है, उसका डेप्रिसिएशन आएगा। इंटरेस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो रूटीन वाले एक्सपेंस होते हैं ऑपरेटिंग, वो सब भी मुझे बिजनेस एक्सपेंसेस के हेड में डिडक्ट करने को मिलेंगे। अलावेबल वर्सेस डिसअलावेबल, ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस आर जनरली डिडक्टेबल। नॉर्मली जो खर्चे बिजनेस के होंगे वो मिलेंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स एंड सर्टेन पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी ऑफिस चलाता हूँ, मेरा अपना ऑफिस का खर्चा है, वो तो मैं बाहर ले सकता हूँ, पर मैं अपने लिए घूमने गया कहीं पे, मेरा पर्सनल कोई खर्चा किया, तो वो मुझे बिजनेस एक्सपेंसेस के तरह बाद नहीं मिलेगा, उसको अलग ही रखना है। इनकम टैक्स वो है, वो भी पर्सनल खर्चा है, वो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। कोई एक्ट को मैंने वायोलेट किया है, उसकी कोई पेनल्टी लिखी, तो पेनल्टी मुझे कहीं पे बाद मिलेगी नहीं। दिस इज व्हाट अलावेबल वर्सेस डिसअलावेबल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स, कैपिटल गेन्स, जहां जहां पे भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट सच एज लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरीज, म्यूचुअल फंड, जहां जहां जो जरियों से इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, जो मैंने कोई अपनी एक्स्ट्रा मेरी मनी पड़ा है उसको मैंने इन्वेस्ट किया है, मतलब धंधा मेरा नहीं है, धंधा किसी और का है, बराबर। ये रियल एस्टेट है। शेयर्स और सिक्योरिटीज क्या है, वहां पे कोई कंपनी अपना बिजनेस चला रही है, उसके ट्रस्ट पे मैं उसकी सिक्योरिटीज को अपना इन्वेस्टमेंट में डाल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड से, उससे रिलेटेड जो भी इनकम होगी उसको हम कैपिटल गेन में गिनेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब अभी देखो, ये है ना पीरियड ऑफ होल्डिंग वाला कंसेप्ट है कि कोई भी असेट मैंने इन्वेस्ट किए है, मेरे पैसे कोई असेट में इन्वेस्ट किए, तो कितने टाइम तक मैं होल्ड करूंगा उसी हिसाब से उसका टैक्सेशन होगा, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वाला कंसेप्ट। क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन होल्डिंग पीरियड, इतनी देर मैंने वो इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया, मतलब उसको लिक्विडेट नहीं किया, उसी हिसाब से उसका इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा। उसके अलग अलग रेट्स होंगे और उसकी एग्जेम्पशन भी अलग अलग तरह की होगी। वो तभी हम जब उसका इन डेप्थ स्टडी करेंगे तभी हम देख लेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म किसे बोलते हैं, शॉर्ट टर्म किसे बोलते हैं। भाई ये ओवरव्यू है, भाई मैंने कितने टाइम उसको होल्ड किया उसी हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा ओवरव्यू है कि कैपिटल गेन को कैसे गिनेंगे। सेल कंसीडरेशन, मेरी सेल की वैल्यू गिनी जाएगी, उसके ट्रांसफर रिलेटेड एक्सपेंसेस, कोई मैंने लैंड बेची तो ब्रोकर को कोई कमीशन दिया तो ये ट्रांसफर एक्सपेंस हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मेरी जो मैंने वो कैपिटल एसेट परचेज की थी उसकी कॉस्ट थी, वो मुझे बाद मिलेगी। उसके ऊपर कोई खर्च किया तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं। ये सब मैंने बात किया, बाद में नेट कैपिटल गेन आया, वो मेरी कैपिटल गेन इनकम, उस पे ऊपर जो रेट होगा वो अप्लाई होगा और वो इनकम टैक्स बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे हमने देख लिया कि भाई अगर इंसान है वो नौकरी में है तो वो सैलरी में जाएगा, धंधा करता है तो बिजनेस और प्रोफेशन में जाएगा। अगर उसने एक्स्ट्रा पैसे पड़े हो कहीं पे रोके, उससे जो इनकम हो रही है उसको कैपिटल गेन बोलेंगे। तो लास्ट जो है अपना वो है अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आगे आगे वाले में कुछ भी, मतलब कोई ऐसी इनकम हुई जो आगे वाले किसी में नहीं समावेश हो पाएगी तो वो ये क्लास में समावेश हो जाएगी, उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल, मतलब आगे के किसी में समावेश नहीं हुआ तो इसी में डाल देगा। कवरिंग इनकम नॉट टैक्सेबल एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड, गिफ्ट्स, फैमिली पेंशन एंड विनिंग्स। कोई भी इनकम आगे वाले चार में नहीं आई है तो इसमें उसको समावेश कर लेनी है। बैंक का एफडी का इंटरेस्ट है, सेविंग्स का है, डिविडेंड है, गिफ्ट्स रिसीव्ड है, वो सभी लॉटरी विनिंग्स है, वो सभी ये हेड में टैक्सेबल होगी।
उसमें एग्रीगेट इनकम कंप्यूटेड अंडर ऑल 5 हेड्स, ये ग्रोस टोटल हमने जो देखा कि 5 हेड की इनकम आई, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसका ग्रोस टोटल इनकम किया जाए, उसको अग्रीगेट इनकम कंप्यूटेड अंडर ऑल 5 हेड्स बिफोर क्लेमिंग चैप्टर 6A डिडक्शन, बराबर, उसको ग्रोस टोटल इनकम बोलेंगे। देखिए ये फ्रेंड्स है ना, अभी इतना रिलेवेंट नहीं रहा है, ये डिडक्शन वाला जो पार्ट है ना वो इतना रिलेवेंट नहीं है। उसका कारण है कि न्यू रिजाइम जब भी अभी लास्टली जो अपडेट किया अपनी गवर्नमेंट ने, वहां पे उसने बहुत सारे बेनिफिट न्यू रिजाइम में दे दिए है। अगर आप ओल्ड रिजाइम में जा रहे हो और ये सब डिडक्शन क्लेम कर ले तभी भी वो पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये इतना रिलेवेंट नहीं है, पर आप आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी अपन सभी ये जो आज स्टडी किया उसको कंक्लूड करें तो क्या बोल सकते हैं कि अपने को जो इनकम हुई है उसका करेक्ट क्लासिफिकेशन करना है, वो बहुत एसेंशियल है। एंड फॉर एक्यूरेट इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, कंप्लायंस एंड इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग, जो भी आपका आवक का जरिया है उसको सही से सही हेड में डालना है, तभी ही उसका एक्यूरेटली इनकम टैक्स कैलकुलेट हो पाएगा और आपका कंप्लायंस प्रॉपर माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, दिस इज our second lecture of income tax and we have studied all types of income, कहाँ से इनकम टैक्स इनकम को कौन कौन से रास्ते में गिना जाता है वो हमने आज स्टडी कर लिया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।